मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने म्यूटेशन टॉपिक अपना थर्ड यूनिट का स्टार्ट किया था। और इस टॉपिक में हमने ये देखा कि म्यूटेशन होता क्या है ना। उसके अलावा हमने म्यूटाजेनेसिस, म्यूटेंट, जीन म्यूटेशन, ये सारी चीज़ों को क्लियर किया था। फिर हमने रोल ऑफ म्यूटेशन देखा। और फिर हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन के बाद आणविक आधार पर जीन म्यूटेशन को समझा कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसमें क्या हो रहा है कि अचानक से होने वाले, राइट। और इसमें हमें पता लग रहा था कि ये तीन वजह से हो सकता था। जो हमारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन था, अ, एक तो था उसमें रिप्लिकेशन एरर, दूसरा था स्पॉन्टेनियस लेशन और तीसरा था ट्रांसपोजिशन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो फर्स्ट जो हमने टाइप स्टार्ट किया था, जो म्यूटेशन के तरीके थे, दो तरीके से म्यूटेशन हो रहे थे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के जो हमने तीन रीज़न सुने थे कि वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला था रिप्लिकेशन एरर, लेकिन रिप्लिकेशन के दौरान कोई त्रुटि रह जाए। दूसरा था स्पॉन्टेनियस और तीसरा था ट्रांसपोजिशन। तो एक हमने कल डिस्कस कर लिया था रिप्लिकेशन एरर। अब हम दूसरा देखते हैं स्पॉन्टेनियस, देन उसके बाद ट्रांसपोजिशन देखेंगे और फिर लास्ट जो हमारा दूसरा जो तरीका था इंड्यूस म्यूटेशन, जो म्यूटाजन के थ्रू पेरेंट डीएनए में होता है, उसको हमने क्लियर करना है अभी। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा रीज़न था, हमारा कारण था स्पॉन्टेनियस लेशन का। तो क्या होता है स्पॉन्टेनियस लेशन, इसको भी हम क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखें, जो आपकी पूरी बुक में जो 5 यूनिटों में जो फोर्थ यूनिट है वो सबसे लंबी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भी फोर्थ है, हैज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन उसके अंदर जो आप ये कह सकते हो फोर्थ यूनिट के अंदर आपकी कंप्लीट एक बुक आ गई है। उन्होंने एक पूरी बुक का सिलेबस डाल दिया है फोर्थ यूनिट के अंदर, राइट। बाकी तो जो 3 यूनिट है उसमें बैलेंस है, लेकिन इसमें ये बहुत ज़्यादा बल्क में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सारा सिलेबस डाला हुआ है फोर्थ यूनिट के अंदर, जो आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा रीज़न था हमारा स्पॉन्टेनियस लेशन का, कहता है सबसे बड़ी बात उसने क्या बोली, नेचुरली अकरिंग डैमेज ऑफ डीएनए कॉल्ड स्पॉन्टेनियस लेशन। जब कभी डीएनए के अंदर कोई डैमेज हो और वो कैसा हो, नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरीके से, कोई आपने खुद उसमें कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना की हो, तो नेचुरली तरीके से जब डीएनए में डैमेज होता है तब उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस लेशन। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस लेशंस। लेशंस मतलब ये कह सकते हो, अगर नॉर्मल समझना हो, स्पॉन्टेनियस का तो मतलब है अचानक, और लेशंस का मतलब कोई उसमें जख्म ला दो आप, कोई खरोंचे ला दो, मतलब ऐसे नॉर्मल समझने के लिए। लेकिन बाद वो क्या बोल रहा है कि डीएनए के अंदर ये डैमेज हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, जनरेट म्यूटेशन। और ये चीज़, ये जो आप पढ़ रहे हो कि नेचुरली डैमेज हो जाना डीएनए के अंदर, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, तो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस लेशन। और ये फिर जाके क्या जनरेट करते हैं, म्यूटेशन। इस स्पॉन्टेनियस लेशन से क्या जनरेट हो जाता है, क्या बन जाता है बाद में, वो म्यूटेशन। टू ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस लेशंस आर डीप्यूरिनेशन एंड डी एमिनेशन। वो कहता है दो सबसे फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा होने वाले, जो फ्रीक्वेंट में जो स्पॉन्टेनियस लेशंस है वो क्या है, एक तो डीप्यूरिनेशन होना और एक डी एमिनेशन होना। एक डीप्यूरिनेशन होना और एक डी एमिनेशन होना, जिसमें से जो डीप्यूरिनेशन है वो मोर कॉमन, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कहता है कि जो स्पॉन्टेनियस एसएल का मतलब स्पॉन्टेनियस लेशन जो है वो दो तरीकों से बड़ी मुख्य रूप से होता है। पहला है डीप्यूरिनेशन और डी एमिनेशन, जिसमें से जो डीप्यूरिनेशन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डी एमिनेशन का मतलब क्या होता है। डीएमिनेशन का मतलब होता है इज रिमूवल ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल में से अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, डी एमिनेशन। क्या अर्थ होता है उसका, डी एमिनेशन। इतनी बात क्लियर होगी आपको। समझ आ गई बात। तो वो क्या कह रहा है कि डीएमिनेशन का अर्थ क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एन अमीनो ग्रुप। जब कभी आप अमीनो NH2 ग्रुप को रिमूव करते हो किसी मॉलिक्यूल में से, तो वो रिएक्शन, वो
अभिक्रिया क्या होती है? डीएमिनेशन। कहता है 3 और 4 नाइट्रोजन बेस इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द डीएनए। वो कहता है लगभग लगभग 3 से 4 नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। कंटेन एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप। तो उसमें जो अमीनो ग्रुप है वो कैसा है? एक एक्सोसाइक्लिक ग्रुप में होता है। तो कहता है कि वो CAG का मतलब क्या? साइटोसिन, एडिनिन और ग्वानिन, इनके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस। तो कहता है 3 से 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली डीएनए के अंदर, और ये कैसे फॉर्म में होते हैं? एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप की फॉर्म में। नंबर 1, डीएमिनेशन ऑफ द साइटोसिन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द यूरेसिल। जब सी का अगर आप डीएमिनेशन करोगे, साइटोसिन का अगर आप डीएमिनेशन करोगे, तो रिजल्ट में परिणाम में आपको क्या मिलेगा? यूरेसिल। क्या मिलेगा? यूरेसिल। समझ आ गई बात? यूरेसिल आपको पता है डीएनए के आपको अंदर क्या मिलता है? डीएनए के अंदर आपको मिलता है साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन। लेकिन आपको आरएनए के अंदर क्या मिलते हैं? आरएनए के अंदर क्या मिलते हैं? साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल। तो कहते हैं जब कभी आप सी का डीएमिनेशन करेंगे तो रिजल्ट में यूरेसिल बनेगा। सिमिलरली डीएमिनेशन ऑफ द एडेनिन एंड गुआनिन फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन रिस्पेक्टिवली। कहता है अगर आप सिमिलरली, ये लिखा हुआ सिमिलरली मतलब बिल्कुल जैसे आपने ऊपर किया सेम का सेम वैसा, सिमिलरली का मतलब होता है सेम, जैसे ऊपर हो रहा है, जैसे पीछे जो काम हुआ वैसे ही अगर आप एडेनिन का अगर आप डीएमिनेशन करते हो तो आपको रिजल्ट में हाइपोजेंथीन मिलती है, और ग्वानिन की अगर आप डीएमिनेशन करते हो तो आपको क्या मिलती है? जेंथीन। एडिन की अगर डीएमिनेशन करोगे तो क्या बनता है? हाइपोजेंथीन। और ग्वानिन की अगर आप डीएमिनेशन करते हो तो क्या बनता है? जेंथीन बन जाता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब दोनों जो ये क्या बन रहे हैं, मतलब हाइपोजेंथीन बन रहा है किससे? एडेनिन से। और जेंथीन किससे बन रहा है? ग्वानिन से। कब बन रहा है? जब आप उसका डीएमिनेशन कर रहे हो। नेक्स्ट, डीएमिनेशन ऑफ द 5 मिथाइल साइटोसिन गिविंग यू थाइमीन। और अगर आप 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन करते हो तो वो आपको क्या देता है? थाइमीन देता है। कहते हैं डीएमिनेशन चेंजेस द स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग पैटर्न। वो कहता है जो ये जो डीएमिनेशन जो प्रोसेस है एक्चुअल में ये क्या करता है? जो बेस पेयरिंग पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस ला देता है। जो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग पैटर्न है, डीएमिनेशन क्या कर रहा है? जो आपके स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग पैटर्न है, मतलब क्या कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, उस जो ये उनका जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है उनको ये उनके अंदर ये परिवर्तन ला देता है। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर आप एडेनिन के अंदर चेंज ला रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? हाइपोजेंथीन। और ग्वानिन के अंदर अगर आप डीएमिनेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? जेंथीन मिल रहा है। अब देखो यहाँ NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस NH2 ग्रुप को यहाँ पे देखो रिमूव कर दिया गया। रिमूव कर दिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? हाइपोजेंथीन। एक यहाँ देखो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे भी सारा ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। ये जो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है इनके पैटर्न के अंदर चेंज लाया जा रहा है। राइट? इतनी बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है कि जेंथीन रिजल्ट फ्रॉम द डीएमिनेशन ऑफ द गोनिन। कहता है कि जेंथीन बनता है, ये किसका परिणाम है? ये रिजल्ट है गोनिन की डीएमिनेशन का। मतलब जब गोनिन में क्या हो रहा है? डीएमिनेशन होता है, हमें जेंथीन मिल गया। जेंथीन रिजल्ट फ्रॉम, जो जेंथीन है वो किसका परिणाम है? डीएमिनेशन ऑफ गोनिन, गोनिन के डीएमिनेशन का। सिलेक्टिवली बेस पेयर विद थाइमीन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सिलेक्टिव बेस पेयर विद थाइमीन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। अब क्या हुआ? जो ग्वानिन है वो सिलेक्टिवली बेस पेयर विद किसके? अब वो जो ग्वानिन है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रही है इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। अब ये तो नुकसान हो गया ना, इसी तो म्यूटेशन बोलोगे। मतलब पहले ग्वानिन किसके साथ अटैच होती थी? पहले ग्वानिन अटैच होती थी थाइमीन के साथ, सॉरी साइटोसिन के। जी का बॉन्ड किससे बनता था? सी के साथ। लेकिन अब वो किससे बना रहा है? थाइमीन के साथ। समझ आ रही? क्योंकि जो ग्वानिन है वो एक्चुअल में अब क्या बन गई है? जेंथीन। तो जेंथीन, ग्वानिन तो पहले अटैच होती थी साइटोसिन के साथ, लेकिन अब ये जेंथीन किसके साथ अटैच होगी? थाइमिन के साथ। वैसे ही सेम हाइपोजेंथीन, यानी जो आपने एडेनिन को कन्वर्ट किया हाइपोजेंथीन में डीएमिनेशन की हेल्प से, सिलेक्टिवली बेस पेयर विद साइटोसिन इंस्टेड ऑफ थाइमीन। अब आपको तो जो हाइपोजेंथीन है वो किससे बनी है? एडेनिन से। और एडेनिन यानी ए किससे बनता है? बॉन्ड बनाता है हमेशा टी के साथ। लेकिन अब ये ए जो कन्वर्ट हो गया हाइपो, यानी एडेनिन कन्वर्ट होगी हाइपोजेंथीन के अंदर, ये अब किसके साथ बना रही है बॉन्ड? सी के साथ। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्या मैं बोल क्या रहा हूँ, कि जो ए है वो हमेशा डीएनए के अंदर बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, और जी है वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा हमेशा सी के साथ। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है? ए क्या है?
एडेनिन, टी क्या है थाइमीन, जी क्या है ग्वानिन, सी क्या है साइटोसिन। लेकिन जब डीएमिनेशन होता है तो डीएमिनेशन के दौरान क्या हो जाता है, जो आपका ए है एडेनिन, उसका नाम पड़ गया, वो कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथीन में। और हाइपोजेंथीन अब किससे बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन के साथ। मतलब ए जो है वो कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथीन में, और हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट होते ही ए अब सी के साथ नहीं बना रहा, टी के साथ नहीं बना रहा, सी के साथ बना रहा। वैसे ही जी जो है वो कन्वर्ट हो गया, अब जी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, जेंथीन में। किसमें, जेंथीन में। अब जो जी जो पहले सी के साथ बॉन्ड बनाता था, अब ये सी के साथ नहीं बना रहा, अब ये किसके साथ बना रहा है, टी के साथ। साथ बना रहा है, टी के साथ। और यही तो म्यूटेशन है, क्योंकि ये गलत पेयरिंग है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि जैसे ये जो अभी जो साइटोसिन है ये कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में, और 5 मिथाइल साइटोसिन जो हमने ऊपर बात की, 5 मिथाइल साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थाइमीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, थाइमीन के अंदर, ठीक है ना। तो जो साइटोसिन है सी है वो किस में, जब सी के अंदर डीएमिनेशन होगी तो वो यूरेसिल में, देखो NH2 यहाँ से गायब कर दो तो वो यूरेसिल बन जाएगा, और 5 मिथाइल साइटोसिन में से NH2 कम गायब कर दो तो क्या बन जाएगा, थाइमीन। ये कब हो रहा है, डीएमिनेशन। आप इस एरो के ऊपर लिख भी सकते हो डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपने अपना जो दूसरा जो पढ़ लिया वो इस तरीके से। तो आपने स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन का जो पहला कारण था डीएमिनेशन वो पढ़ लिया, और जबकि जो डीप्यूरिनेशन था दूसरा कारण था डीप्यूरिनेशन। ये देखो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन के दो तरीके से बहुत कॉमन होता है, कि डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन तो हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं डीप्यूरिनेशन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसको देख लेते हैं। कहता है डीप्यूरिनेशन या जिसे या डीपाइरिमिडिनेशन, लॉस ऑफ पिरिमिडीन बेस। कहता है डीप्यूरिनेशन या डीपाइरिमिडेशन का मतलब, मीडिएशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ, कमी हो जाना पिरिमिडीन बेस का। दो हमारे अंदर दो बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन डबल रिंग मेंबर कंपाउंड है, और पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग होता है। तो कहता है कि लॉस, ये डीप्रिमिडीन प्रीमाइडेशन और ये डीप्यूरिनेशन। तो डीप्यूरिनेशन का मतलब लॉस ऑफ प्यूरिन, और ये है डीपाइरिमिडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ पिरिमिडीन। मतलब डीप्यूरिनेशन का मतलब क्या है, डीप्यूरिनेशन का मतलब है प्यूरिन का लॉस हो जाना, कमी हो जाना, और डी पिरिमिडेशन का मतलब क्या है, पिरिमिडीन बेस का लॉस हो जाना। ठीक ठीक है। अब जो प्यूरिंग ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए। और ये क्यों हो रहा है, जब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड टूट जाए, कहाँ टूट जाए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर। बोथ मोर कॉमन एट एसिडिक पीएच। ये दोनों घटनाएं जो आप ऊपर पढ़ रहे हो ये कब ज़्यादा कब होती है, जब एसिडिक पीएच होती है। आल्सो अकर एप्रिशिएबल रेट एट द न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच। तो ये काम जो है वो एप्रिशिएबल जो हमारा रेट है एट दी न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच पे भी होता है ना। और ज़्यादा कब होता है, मोर कॉमन, साधारणता आपको कब होगा, जब आपकी पीएच कैसी हो, एसिडिक, ज़्यादा अम्लीय माध्यम हो। लेकिन ये कभी कभी न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच पर भी काम कर जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा जो हमारा रीज़न था स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का। दो रीज़न हमने पढ़ लिए, एक एरर इन रिप्लिकेशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन। अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या है ट्रांसपोजिशन, क्या होता है ट्रांसपोजिशन। कहता है इज अ डीएनए सीक्वेंस एबल टू इंसर्ट इटसेल्फ। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, तो ट्रांसपोजिशन का मतलब है इज अ डीएनए सीक्वेंस एबल टू इंसर्ट इटसेल्फ और कॉपी और इट्स ऑफ इटसेल्फ। यहाँ कह रहा है जो डीएनए के कुछ सीक्वेंस है वो अपने आप ही इंसर्ट इटसेल्फ, वो अपने आप खुद को अंदर एंटर करवा ले, अपनी कॉपी बना ले एट अ न्यू लोकेशन द जीनोम, जीनोम में कहीं किसी नई जगह के ऊपर, विदाउट हैविंग एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप विद टारगेट लोकस। मतलब कोई संबंध नहीं है जो हैविंग एनी सीक्वेंस, मतलब वो उनका कोई, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं बन रहा, और ना ही जो टारगेट लोकस है, टारगेट लोकस जिसके ऊपर वो बन रहे हैं उनसे उनका कोई संबंध है, वो अपने आप ही बन जा रहे हैं। तो इंसर्शन ऑफ अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इनटू और नियर फंक्शनल जीन कैन ऑल्टर इट्स एक्सप्रेशन। अब क्या हुआ, माना मेरे पास डी, जैसे मैं वो कहना क्या चाह रहा, अगर आप इसको समझें, जैसे मेरे पास ये डीएनए का फ्रैगमेंट है, ठीक है। माना इतना हिस्सा जो है मेरा कैसा है, फंक्शनल है, फंक्शनल
जीन है। फंक्शनल जीन का मतलब क्या होता है, जो आगे जाके मेरे लिए आरएनए बनाएगा, आगे जाके जो मेरे लिए प्रोटीन बनेगी उसी से। ठीक है, ये मतलब ये हिस्सा मेरा फंक्शन है। अब क्या हुआ, वो कहता है कि कुछ डीएनए के सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद ही, जैसे हमारे पास कोई डीएनए का टुकड़ा है और वो यहाँ के खुद ही यहाँ घुस जाए, घुसने के बाद वो कॉपी बना ले बिना मतलब कि यहाँ अटैच हो गया। वो अटैच होने से क्या होगा, इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है इस फंक्शनल जीन के ऊपर। क्या पड़ता है वो देखते हैं। वो कहता है कि इज आर डी ट्रांसपोजिशन का मतलब है इज अ डीएनए सीक्वेंस, को डीएनए का सीक्वेंस है, खंड है, सेगमेंट है, एबल टू इंसर्ट इटसेल्फ, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने आप खुद इंसर्ट हो जाता है बैंड के अंदर, अपनी वहाँ कॉपी बनाए खुद की, एट ए न्यू लोकेशन, जीनोम में किसी नई जगह पर, विदाउट टारगेट लोकस से, किसी कोई रिलेशनशिप के बजाय। वहाँ कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो घुस गया वहाँ पे, और जहाँ पर टारगेट लोकस है उसकी, जो जिस पोजीशन पे वो घुसा है वहाँ पर घुसने की कोई रीज़न भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ घुस गया है। इंसर्शन ऑफ ए ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, ये जो इंसर्शन हुआ है मतलब ये जो उसका जो अंदर घुसना हुआ है वहाँ पे, जो वहाँ जाके वो अटैच हुआ है, किसका, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इनटू और नियर, या तो वो फंक्शनल जीन में घुस जाए या उसके आसपास बैठ जाए, बगल में लग जाए। उससे क्या होगा, कैन आल्टर इट्स एक्सप्रेशन, उससे जो फंक्शनल जीन, जो काम करने वाली जो जीन है उसके अंदर बदलाव आएगा। आल्टर मतलब चेंज आएगा, इट्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब वो जो कल को जो चीज़ वो एक्सप्रेस करती थी, कल को जो वो जिस टाइप की जो प्रोटीन बनाती थी या आरएनए, उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, बाय कॉजिंग लॉस ऑफ जीन फंक्शन, और उसी उसके कारणवश लॉस ऑफ जीन फंक्शन, वो अपना जो मेन काम कर रही थी उससे वो हट जाएगी, और बाय चेंजिंग जीन एक्सप्रेशन कॉल्ड द इंसर्शन म्यूटेशन। और इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं इंसर्शन म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे हुआ कि जब वो किसी जीन के अंदर घुस जाए एक एक्स्ट्रा टुकड़ा, और फिर वो या तो उसके बगल में बैठ जाए, उससे जो हमारा फंक्शनल जीन था वो एक्चुअल में क्या हो गया, वो अपना एक्सप्रेशन करना भूल गया, अपना काम करना भूल जाए, या उसमें उसके जो एक्सप्रेशन वो चेंज हो जाए, या वो अपना काम करना ही खत्म कर दे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इंसर्शन म्यूटेशन। क्या कहलाती है, इंसर्शन म्यूटेशन। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट बात आ गई म्यूटाजन, ये हमारा दूसरा था। एक तो था हमने बात की थी, हमारे पास जो म्यूटेशन था वो दो तरीके से हो रहा था जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस पर बात की थी जीन म्यूटेशन की। एक तो था स्पॉन्टेनियस, दूसरा था इंड्यूस। तो अब हम बात करते हैं इंड्यूस म्यूटेशन कैसा था, कि जिसमें हम खुद इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने तीन तरीकों से पढ़ लिया। जो पहला वाला था स्पॉन्टेनियस, अचानक से हो रहा है कुछ, या तो आपकी रिप्लिकेशन के दौरान कोई एरर्स हो जाए, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो जाए, या ट्रांसपोजिशन हो जाए। तो अब देखते हैं हमारा जो दूसरा जो हमारे पास रीज़न था, मतलब दूसरा जो हमारा टाइप था, अब वो है म्यूटाजन। क्योंकि अभी हम करवा रहे हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड है कि आप खुद उसको इंड्यूस करवा रहे हो, उत्प्रेरित करवा रहे हो। तो वो किसके द्वारा होगा, म्यूटाजन के द्वारा होगा। म्यूटाजन कौन होते हैं, जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। आर केमिकल एंड फिजिकल एजेंट इंक्रीजेज द अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटाजन एक्चुअल में क्या होते हैं, म्यूटाजन केमिकल हो सकता है, कोई रासायनिक तत्व हो सकता है, या कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, राइट। जो क्या कर रहे हैं, ये मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज, मतलब जो बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन होने को बढ़ा देते हैं। कि पक्का म्यूटेशन होगा कब, जब आप कोई ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई फिजिकल एजेंट डाल दो जो म्यूटाजन है एक्चुअल में। तो वो क्या म्यूटाजन, क्या क्रिएट, म्यूटाजन कौन होते हैं, जो म्यूटेशन क्रिएट करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजन। और म्यूटाजन क्या है, केमिकल हो सकता है या कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है। कहता है बायोलॉजिकल एजेंट, फॉर एग्जाम्पल वायरस और ट्रांसपोजेबल जेनेटिक मटेरियल आल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। मतलब वो कहता है बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं म्यूटाजन। मतलब बायोलॉजिकल मतलब जो जीवित चीज़ें होती हैं, है ना। वो कहता है ये तो है ही, केमिकल और फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कोई वायरस हो या कोई ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट हो, राइट। कोई ट्रांसपोजेबल जेनेटिक, कोई वायरस हो सकता है, या मतलब ट्रांसपोजेबल में जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कोई जेनेटिक एलिमेंट भी हो सकता है। ये भी फ्रीक्वेंसी, अकरेंस ऑफ म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको होने को बढ़ा सकता है। थस एक्ट हैज़ ए म्यूटाजन, ये भी म्यूटाजन की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी इंसर्शन म्यूटेशन, वो एक्चुअल में कैसा ही है, एक तरीके से ये म्यूटाजन ही की तरह काम कर रहा है। वो भी क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है जो घुस जा रहा है ना। तो वायरस के अंदर भी क्या है, जेनेटिक ही, तो वो भी तो अपना जेनेटिक जो मशीनरी वो कंट्रोल कर लेता है अपने, जो उसके पास खुद का जो आरएनए मटेरियल है वो हमारी सेल के अंदर घुस जाता है, एक्टिवेट होकर हमारी सारी जो जेनेटिक मशीनरी है उस पर हावी हो जाता है।
राइट। तो कहते हैं जो म्यूटेजन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये क्या है, फिजिकल म्यूटेजन है। फिजिकल म्यूटेजन के अंदर आप दो को ऐड कर सकते हो, आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब आप रेडिएशन कोई लाइट डाल रहे हो उसके ऊपर, तो इसका एग्जांपल है एक्सरे और बीटा रेज। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो एक्सरेज और बीटा रेज, अगर आप किसी की बॉडी के ऊपर एक्सरेज या बीटा रेज वो लगातार उसके ऊपर बॉडी के ऊपर गिर रही हैं तो उसको शायद उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए उसकी सेल के अंदर। दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूवी रेज। यूवी रेज जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी वो भी निभा सकती है रोल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, यानी कि म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन का। उससे क्या होगा, पोटेंट फिजिकल म्यूटाजन एंड जनरेट नंबर ऑफ फोटो प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए, राइट। तो ये क्या है, पोटेंट फिजिकल म्यूटाजन है एंड जनरेट नंबर ऑफ फोटो प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए। तो ये भी हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। इसको देख लेते हैं थोड़ा, पहले पहले देख लेते हैं इसको। कहता है मुलर फर्स्ट डिस्कवर्ड दी एक्सरे कॉज द म्यूटेशन। सबसे पहले मुलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बात की खोज की कि जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरे है ना, एक्स किरणें जो होती हैं वो भी म्यूटेशन क्रिएट कर सकती हैं। ही फाउंड दैट, इन्होंने पता लगाया कि एक्सरे ट्रीटमेंट मार्कली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल म्यूटेशन। कहता है ये मुलर ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया, जो एक्सरे ट्रीटमेंट हम करवाते हैं ना, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो जैसे आप कहीं भी आपको कोई फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे कर लेते हो आप, तो जो व्यक्ति वो उस लैब के अंदर काम कर रहा होता है, बार बार अगर उसके ऊपर एक्सरेज गिर रही है ना तो उनको म्यूटेशन होने के बहुत खतरा होता है, तो उनको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो एक्सरे ट्रीटमेंट मार्कली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल म्यूटेशन। तो कहता है उनके अंदर इस बात की जो आवृत्ति वो बढ़ती जाती है, कौन से रोग की, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल, लीथल होता है जानलेवा म्यूटेशन। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन होता है वो उनके अंदर, सेक्स लिंक्ड मतलब उनकी लिंक से संबंधित, मतलब जो उनके अंदर जो उनके जो करेक्टर्स होते हैं, मेल के मेल कैरेक्टर या फीमेल के जो फीमेल्स कैरेक्टर होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर, उनके अंदर रिसेसिव लीथल म्यूटेशन हो जाता है। एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये हमारी फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी, जिसका नाम होता है डी डॉट लिखा हुआ मैंने, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो कहता है जो आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वेरियस एजेंट ऑन डीएनए डिपेंडिंग टाइप ऑफ द रेडिएशन और इट्स इंटेंसिटी। कहता है जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है, आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसके वेरियस इफेक्ट होते हैं डीएनए के ऊपर, मतलब डीएनए पर ये बहुत तरीके से प्रभाव डालती है। डिपेंड इस बात पर करता है कि रेडिएशन का प्रकार कौन सा है, टाइप किस टाइप की रेडिएशन आप डाल रहे हो, और उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता कितनी है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। इतनी बात समझ आ गई। कहता है आई आर मेनली कॉज्ड स्ट्रैंड ब्रेकेज। सबसे बड़ी बात, जो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका मेन कारण कॉज क्या है, ये मेन इसका प्रभाव क्या है, स्ट्रैंड, ये जो हमारा जो स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड होता है उसको तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। दैट इज एक्ट हैज ए क्लेस्टोजेनिक फैक्टर कॉज द क्रोमोसोमल ब्रेकेज। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, क्लेस्टोजेनिक फैक्टर। क्लेस्टोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्या उसका रीज़न होता है, मतलब होता है कॉज जिसकी वजह से क्रोमोसोमल ब्रेक, आपके जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक कर जाए। तो ये कौन करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसे कहते हैं हम क्लेस्टोजेनिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्लेस्टोजेनिक फैक्टर सिंपल में कहते हैं स्ट्रैंड ब्रेकेज। और कहते हैं आईआर जो है ये कैसे एक्ट कर रही है, डायरेक्टली ऑन द डीएनए और इनडायरेक्टली, एग्जांपल है पेरोक्सिडेज इन दी सेल। तो वो कहता है कि अगर आप बात करो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो डायरेक्टली डीएनए के ऊपर काम करती है, और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारे पास पेरोक्सिडाइज, जो पेरोक्सिडाइज होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, इन दी सेल, वो सेल के ऊपर काम करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब देख लेते हैं हम जो हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। कहता एग्जांपल यूवी रेज, ये कैसे कर रहे थे, काम कैसे कर रहे थे, यूवी रेज, यहाँ तो एक्स रेज और बीटा रेज काम कर रही थी, यहाँ पर यूवी रेज एक्ट कर रही है पोटेंशियल फिजिकल म्यूटाजन की, एंड जनरेट द नंबर ऑफ फोटो प्रोडक्ट ऑफ द, और डीएनए के क्या बना देते हैं, वो फोटो प्रोडक्ट्स बना देते हैं बहुत सारे। कहता है यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रम सब डिवाइडेड इनटू 3 वेवलेंथ। अब आपको पता है जो यूवी रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम है हमारा, उसकी उसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं 3 वेवलेंथ के अंदर। पहला है यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इतना तो आपको पता ही है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से 320 नैनोमीटर, इसकी होती है 320 से
280 नैनोमीटर, इसकी होती है 280 से 100 नैनोमीटर। ये तीन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन कौन सी वाली, जो 260 नैनोमीटर वाली है, इंड्यूस डीएनए एब्जॉर्प्शन, इंड्यूसेस डीएनए एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइमराइजेशन ऑफ द एजेसेंट पिरिमिडीन बेस। इनका काम क्या है, जो एजेसेंट पिरिमिडीन बेस होते हैं, एजेसेंट मतलब पूरे आपका आपका जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये जैसे डीएनए का फ्रेगमेंट है, मैंने एक एक सेगमेंट लिया हुआ है 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक ये बैंड है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी एक बैंड की बात, इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बैंड की। तो कह रहा है जो हमारे पास एक बैंड है, ये मेरे पास एक बैंड है ना, वो कहता है इसमें जो साइड साइड पर, जो किनारे की तरफ, जो अगर किनारे की तरफ बाई चांस क्या लगा हुआ है, तो ये कहता है ये जो यूवी रेडिएशन है जो 260 नैनोमीटर वाली है, वो क्या करती है, इंड्यूस, वो उत्प्रेरित करती है डीएनए एब्जॉर्प्शन। क्या करती है, अवशोषण करती है, कहते हैं डीमिराइजेशन ऑफ द एजेसेंट पिरिमिडीन, जो पिरिमिडीन के बेस होते हैं। पिरिमिडीन यानी कि आपकी थाइमीन या जो आपकी साइटोसिन है, अगर वो लगी हुई है तो उसके अंदर वो क्या कर देगी, डीमिराइजेशन, डाइमिराइजेशन कर देगी। इफ दीज बोथ थाइमीन्स रिजल्ट दी, अगर दोनों साइड क्या हो, थाइमीन लगी हो, तो वो किसमें बदल जाएंगी, साइक्लोब्यूटाइल डाइमर के अंदर। क्या बन जाएगी, अगर उसने कहा वो डाइमराइजेशन करते जो किनारे वाली जगह पर, अगर आपको पिरिमिडीन बेस मिले, क्या मिले, पिरिमिडीन, आपको पता दो ही टाइप के बेस होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन, दो उसके हैं दो उसके हैं। प्यूरिन के अंदर आपको एडेनिन और गोनिन मिलता है, और पिरिमिडीन के अंदर आपको क्या मिलता है, साइटोसिन और थाइमिन। कहता है अगर पिरिमिडीन में भी अगर दोनों बैंड पर दोनों साइड क्या लगी हो, थाइमिन हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वहां पर क्या बन जाएगा, उस यूवी रेडिएशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइक्लोब्यूटाइल डाइमर, एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा आपका बैंड ही घूम गया। क्या बन जाएगा वो, साइक्लिक ब्यूटाइल डाइमर के अंदर। समझ आ गई बात, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं इसमें। तो वो कहता है कि जैसे हमारे पास ये, मेरे पास एक बैंड है ना, जैसे पी, फिर ये आपकी एक शुगर लगी हुई है इस तरीके से। तो उसने कहा यहाँ का एजेसेंट थाइमीन, बगल में थाइमीन है, तो उन्होंने क्या कर लिया, थाइमीन अब इसमें डाइमर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो ये बॉन्ड बन गया, इसे कहते हैं हम साइक्लोब्यूटाइल रिंग। ये एक रिंग बन गई आपकी, ये बन गई ना ऐसे, है ना, एक रिंग बन गई। तो ये क्या बन गई, साइक्लोब्यूटेन रिंग। क्या बन गई, साइक्लोब्यूटेन रिंग। कहता पिरिमिडीन डाइमर UV radiation stimulate the formation of 4 membered cyclobutane ring। तो वो कहता है जो जो ये जो पायरीमीन डाइमर की वजह से जब ये इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ा, तो उसके स्टिमुलेशन से, उसके उत्प्रेरण से आपके पास 4 मेंबर वाली एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बन गई, है ना, बिटवीन 2 एडजेसेंट पिरिमिडीन्स ऑन द सेम डीएनए स्टैंड। तो अगर उसने कहा कि अगर बैंड पर एक साइड आपको दोनों जगह थाइमिन थाइमिन मिल गई, तो बगल बगल में, जैसे मेरे पास एक बैंड था, ये बैंड था ना मेरे पास, अब इस बैंड पे क्या होता है, अगर मैं इसको, इस बैंड को, ये मेरे पास है 5 और ये 3, इसको मैं और ओपन करके लिखूं, तो ओपन करके ये ऐसे ही होगा, पी 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 से तो जुड़े होते हैं, और पी के साथ यहाँ पे क्या लगा होता है आपके पास, यहाँ बेस होता है, यहाँ शुगर होती है, इस तरीके से लगे होते हैं। समझ आ रही बात, ऐसी अटैचमेंट होती है। और ये फिर ये जो बेस होता है, ये सामने वाले स्ट्रैंड के साथ चिपका होता है, ऐसे ही होता है। तो वो कहता है कि अगर किनारे पर आपको लगातार दो थाइमिन थाइमिन मिल जाए बगल में एडजेसेंट, तो जब अगर उनके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी, तो वो क्या बना लेंगे, साइक्लोब्यूटेन रिंग, यानी 4 मेंबर वाली एक रिंग बना लेंगे। इतनी बात अगर आपको, देखो अभी भी कोई समझ में ना आए आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो आप जब मर्जी मेरे से फ़ोन के ऊपर पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, या मैसेज कॉल करने में आपको शर्म आ रही है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो कि सर ये बात दोबारा समझाइए। ठीक, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। फिर कहता है कि इस तरीके से जो एजेसेंट थाइमिन थी, अब वो थाइमिन डाइमर में कन्वर्ट हो गई टी के ऊपर मैंने छोटा सा ये ऐसा लगाया, मतलब कि वो रिंग बना रहे हैं। अगर किसी की, अगर आपको, ये मैंने ऐसे लिखा हो टी, और टी के ऊपर ऐसा बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो रिंग फॉर्म में है। कहता है अनदर टाइप ऑफ द यूवी इंड्यूस फोटो प्रोडक्ट इज 6,4 लेशन। एक
नेक्स्ट जो हमारे पास फोटो प्रोडक्ट बनता है यूवी रेडिएशन की वजह से, वो है 6 4 को। वो कैसे क्या है वो देख लेते हैं। इन विच कार्बन नंबर 4 and 6 एजेसेंट पिरिमिडीन बिकम दी कोवलेंटली लिंक्ड। वहाँ पे भी क्या होता है, जो बगल बगल में जो दो पिरिमिडीन है उनका कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 आपस में कोवलेंटली लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो ये भी आपस में क्या रिंग बना रहे मतलब ये हमारे पास एक अलग बेस है, ये अलग बेस है, दोनों ने आपस में रिंग बना ली, मतलब बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड। Another type of the photochemical reaction of the pyrimidine base is cytosine. Cytosine is addition molecule of the water across 5,6 double bond form the hydroxy derivate. Designate has a cytosine hydrate. उसका नाम क्या नाम पड़ता है, साइटोसिन हाइड्रेट। उसने कहा कि एक रिएक्शन और होती है, जैसे ये हमारे पास क्या एक साइटोसिन है, इसके ऊपर यूवी डाली और पानी है हमारे पास, तो उसने क्या किया, जो उसमें क्या हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें एडिट हो जाएगा, है ना, कहाँ हो जाएगा 5,6। अब हमारे पास ये है 5 और 6, इस 5 कार्बन और 6 कार्बन पर हमारा वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, तो इसके पास देखो यहाँ पर हो गया OH और H। बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, साइटोसिन हाइड्रेट। क्या बन गया, साइटोसिन हाइड्रेट। मतलब इसका डबल, पहले वो डबल कार्बन था ना हमारे इसके पास, वो डबल क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो कहता है कि एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अक्रॉस दी 5,6 डबल बॉन्ड फॉर्म। तो इनके पास क्या, पहले क्या था कि जैसे साइटोसिन इज एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर अक्रॉस 5,6 डबल बॉन्ड फॉर्म हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। यहाँ पहले 5 नंबर कार्बन और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, क्या था, डबल बॉन्ड था। लेकिन जैसे हाइड्रोजन आप वाटर आपने इसमें एंटर किया तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। क्लियर होगी बात। और यहाँ पर इस सी के पास H और OH लग गए। समझ आ गई बात, इतनी समझ आ गई। इसके पास क्या होगा CH2, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन इसके पास क्या है सी, जो आपका 6 नंबर कार्बन है इसके पास CH2। तो आपके पास जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, साइटोसिन हाइड्रेट। तो सब अगर ऐसा हो जाएगा तो सारा का सारा DNA चेंज हो गया और उससे क्या होगा, वो कुछ और ही बनाएगा फिर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या करती है, हीट स्टिमुलेट दी वाटर इंड्यूस्ड क्लीवेज। हीट की वजह से भी क्या होता है, वाटर इंड्यूस क्लीवेज एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड अटैच बेस टू शुगर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अगर आप हीट बढ़ा दोगे, हीट बढ़ाने से क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी, उत्प्रेरणा पैदा होगी, क्या होगा उससे, क्या होगा, वाटर इंड्यूस्ड क्लीवेज। हीट की वजह से जो वाटर है वो क्लीवेज मतलब कटिंग करना शुरू कर देगा, पानी जो है वो कटिंग करना शुरू कर देगा। कहाँ पर, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड में। कहाँ पर, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और क्या करेगा, अटैचेस जोड़ देगा बेस टू शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो बेस जो जो एन, ये जो क्या करेगा, क्लीवेज को शुरू कर देगा। जहाँ कहाँ पर, जहाँ जो एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, और एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहाँ होता है, बेस टू शुगर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बेस और शुगर आपस में जुड़े होते हैं। बेस और शुगर, न्यूक्लियोटाइड आपको पता क्या होता है, बेस, शुगर और फास्फोरस। तो बेस और शुगर जो आपस में जुड़े होते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से, वहाँ पर हीट क्या करेगी, क्लीवेज, कटिंग, कैंची की तरह कटिंग करना शुरू कर देगी। अगर मोर फ्रिक्वेंटली, और ये लगातार तब और तीव्रता से होगा जब प्यूरिन देन पिरिमिडीन रिजल्ट ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिक और बेस लेस साइट्स। उससे क्या होगा, प्यूरिन ए प्यूरिनिक में और पिरिमिडीन ए पिरिमिडिक और बेसलेस साइट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और दूसरा है केमिकल म्यूटेशन कॉजेज द म्यूटेशन देन डिफरेंट वे। ये जो केमिकल म्यूटेशंस होते हैं ये अलग तरीके से, अलग ही तरीके से म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। तथा सम केमिकल म्यूटाजन एक्ट हैज़ ए बेस एनालॉग। वो बेस का एनालॉग होती है, मतलब उसका डिट्टो कॉपी होती है। स्ट्रक्चरली सिमिलरली टू वन ऑफ द बेस इन द DNA। वो कहता है जो केमिकल म्यूटाजन होते हैं, केमिकल म्यूटेशन क्या होते हैं, बेस की हुबहू कॉपी होते हैं। जो बेस आपका, जैसे आपको साइटोसिन लगा है या एडेनिन लगा है ना, उसकी हुबहू नकल होगी। कैसे होंगे वो, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे DNA के अंदर। इनेबल एक्ट हैज़ ए म्यूटेशन, तो वो कैसे काम करेंगे, वो मतलब बहरूपी हैं और वो कैसे बिहेव करेंगे, म्यूटेशन की तरह। नेक्स्ट, सम केमिकल म्यूटेशन रिएक्ट डायरेक्टली नाइट्रोजनस बेस कॉजिंग दी स्ट्रक्चरल चेंज। तो कुछ ऐसे केमिकल म्यूटेशन होते हैं जो नाइट्रोजन बेस के ऊपर काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो उनका काम चेंज हो जाएगा। और सम केमिकल म्यूटेशन react indirectly on the DNA, do not transfer the effect of DNA structure, cause the cell to synthesize chemical
एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज, वो कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, मतलब वो डीएनए पर डायरेक्ट नहीं जा रहे, वो कर क्या रहे हैं, वो कहते हैं डीएनए रिएक्टेड इनडायरेक्टली ऑन डीएनए डू नॉट देमसेल्फ इफेक्ट डीएनए स्ट्रक्चर। वो खुद तो नहीं जाएंगे डीएनए के पास, लेकिन वो क्या करेंगे, कॉजेज द सेल टू सिंथेसाइज केमिकल, वो सेल के अंदर जाके सेल से भैया काम करवाएंगे कि तुम बनाओ एक केमिकल बनाओ, उसका नाम है पेरोक्सीसाइड, और यही फिर म्यूटेशन क्रिएट करेगी। मतलब वो डायरेक्ट डीएनए के ऊपर डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो सेल को बोल रहे हैं कि तुम सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं और वहाँ उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम ये केमिकल बनाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने तय किया, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है आपकी 3 यूनिट फिनिश हो गई हैं आज, तो अब हम अपनी 4th यूनिट को स्टार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको एक तरीके से बधाई भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आपकी 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और हम अपनी 4th यूनिट को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। थैंक यू सो मच।